बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में जहां पर अपोजिशन मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वफाकी हुकूमत ने भी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया और अपनी ताकत को आजमाने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उससे खिताब किया और वज़ीर आज़म ने बताया अपोजिशन को कि कप्तान आपका मुकाबला करने को अभी भी तैयार है। वज़ीर आज़म का यह कहना था कि जब तक लूटी दौलत पाकिस्तान वापस नहीं ले आता, मैं तब तक इनका पीछा जारी रखूंगा। अपोजिशन को शिकस्त होगी और अपोजिशन जेलों में जाएगी। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी अपोजिशन जमातें इस वक्त मैदान में उतरने का जो फैसला कर चुकी हैं, इससे पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाई देंगे? पाकिस्तानी सियासत मुस्बत समत में गामजन होगी? अपोजिशन की जो तहरीक है वो कामयाब हो सकेगी या हुकूमत अपोजिशन को जो टफ टाइम देना चाहती है उसके कोई समरात दिखाई देंगे? फवाद चौधरी साहब की राय यह है कि जलसों का मजा तो अपोजिशन में ही आता है, लेकिन कभी कभार जलसों का मजा हुकूमत में भी आ जाता है जब इतना क्राउड हो। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया मैकेनिज्म तैयार किया है वो किस हद तक सूदमंद हो सकेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वजीर आजम की अवामी राबिता मुहिम आज आगाज जो हुआ उसके नताइज भी आपने देख लिए कि क्राउड किस तरीके से इकट्ठा किया गया। अपोजिशन का मौकिफ एक अपनी जगह कि वो बड़े लोगों को इकट्ठा ना कर सके, पुलिस वहां पर इतनी तैनात की गई, लेकिन एक अच्छा क्राउड था। आप ये जो नुक्ता आगाज है इसका नुक्ता इख्तिताम क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, चंद दिन पहले मरियम साहबा कह रही थी कि जनाब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे तो हेलमेट पहन के निकलिएगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि जनाब लोग आपसे नफरत करते हैं आपको अंडे मारेंगे। ये मतलब ये वो बयान थे, अंडे मारेंगे, आप पे खरे एहतजाज करेंगे। ये वो बयानात थे जो अपोजिशन की तरफ से आते थे। और मुख्तलिफ एंकर्स, मुख्तलिफ तजियाकार भी यही कहते थे कि अवाम के अंदर नफ़रत की इंतहा है। मुख्तलिफ, अब जब हम लोगों के शॉर्ट सुनते थे तो कहा जाता था जी महंगाई है, हम किसी सूरत इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। ये सारी गुफ्तगू चलती रही। गुफ्तगू थी। राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेगा। पैनल को इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर इस्लामाबाद स्टूडियो से सुहेल इकबाल भट्टी साहब और राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से सईद खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। बात हो रही है अपोजिशन के मद्दे मुकाबिल हुकूमत ने जो इस वक्त मैकेनिज्म अपनाया अवामी राबिता मुहिम का, तो वो किस हद तक सूदमंद है? राना साहब की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। राना साहब जी, बात को वहीं से शुरू कीजिए। या सर, ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। आज का जलसा मेरी तवक्को से बहुत बड़ा जलसा था। ये जलसा को 15 दिन पहले प्लान नहीं था, ये जलसा को 1 महीना पहले प्लान नहीं था, ये जलसा को 2 हफ्ते पहले प्लान नहीं था। ये जलसा बहुत थोड़ी मुद्दत में प्लान हुआ, जलसा हुआ। जलसे के अंदर मान ले अपोजिशन की बात कि 50% वो लोग थे जो सरकारी मुलाजम थे, पुलिस थी, स्पेशल ब्रांच थी, फलां थी, लेकिन 50% तो फिर वो लोग थे जो पीटीआई के कारकुन थे। और अगर वाकई 50% पीटीआई के कारकुन वहाँ पे आए थे तो इसका मतलब है कि पीटीआई का वो कारकुन जो इत्तेसाब के नारे पे यकीन रखता है, पीटीआई का वो कारकुन जो एंटी पीपल्स पार्टी है, एंटी मुस्लिम लीग नून है, एंटी मौलाना फजलुर रहमान है, वो सारे के सारे चार्ज हो गए हैं। इस वजह से चार्ज हो गए हैं कि अपोजिशन ने वक्त से पहले हुकूमत को घर भेजने का जो फैसला या कोशिशें शुरू की, उस पर अब पीटीआई का कारकुन चार्ज हो गए। पीटीआई का कारकुन आज हमें नजर आया है। कभी सरकारी मुलाजम जो होता है, जलसों में जबरदस्ती लाए हुए लोग नारों पे बंगरे नहीं डालते, वो नारों पे जवाब नहीं देते, वो जलसागाह में खामोश बैठे नजर आते हैं, वो जलसागाह में शरारतें करते नजर आते हैं, वो जलसागाह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए नजर आते हैं। यहां पर आज क्राउड बिल्कुल चेंज था। क्राउड बंगरे डाल रहा था, क्राउड नारेबाजी कर रहा था, क्राउड परचम लहरा रहा था। तो जिससे ये नजर आया कि अपोजिशन के वो जो दावे, अपोजिशन के अंदाजे वो ठीक। अच्छा, ये जलसा होता ना जुनूबी पंजाब में तो मैं समझता चले कोई और बात है। ये जलसा होता केपीके में फिर मैं समझता। ये जलसा था सेंट्रल पंजाब में। ये जलसा उस जगह पे था जिन चंद इजला को या चंद जगहों को या चंद ऐसे डिविजन्स को जहां कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का बहुत जोर है, जहां कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी भी वहां मुतहर्रक है। तो लेकिन यहां पर तो आज हमें जो जलसा नजर आया वो किसी इस इलाके की सियासी तारीख का एक बड़ा जलसा था। अब अक्सर लोग इससे सवाल करते हैं, मेरा आज इस जलसे के फौरी बाद कुछ मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमा से रब्ते हुए, मैंने उनसे बात की, हमने अपनी खबर
उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, अगर हम बगैर टीवी के बात करें, टीवी पे जाने का, इस पर कोई शक नहीं, हम खुद सोच रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए। फिर एक ने कहा जी मुझे लगता है दूसरे इजलास लाए। मैं यार जहाँ से भी लाए, जलसा गाह कोई भी सियासी जमात जब बढ़ती है तो वो उसी इलाके से नहीं बढ़ती, मुख्तलिफ जगहों से ला के बढ़ती है। ये एक जलसा हुआ, जलसा गाह बढ़ गई, जलसा गाह सब कुछ हो गया। या सर ये मेरा सियासी रिपोर्टिंग का तजर्बा और मेरा तज्जिया जो है, पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमत 1.5 साल पहले सियासी जलसों के लिए निकल आए तो वो हुकूमत के लिए फायदा होता है और अपोजिशन के लिए नुकसान होता है। हुकूमत के लिए आपको फायदा दिखाई दे रहा है। राव साहब आप क्या समझते हैं, अपोजिशन ये कहती रही कि इस वक्त जो महंगाई है वो उरूज पर पहुंच चुकी है, अवाम बदहाली का शिकार हो चुके हैं, मईशत हमारी मनफी समत में गामजन है, ये हुकूमत के जाने का वक्त हो चुका है। ऐसे वक्त में हुकूमत निकले और जलसे करे और इतना बड़ा क्राउड जमा कर ले, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या तमाम के तमाम जो मुआशी या सियासी इशारे हैं वो पसे पुष्ट रह गए हैं, हुकूमत कामयाब हो गई? देखिए यासिर, दो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इसमें। एक तो ये आपने जो महंगाई का पॉइंट आउट किया, तो अगर महंगाई से जिस तरह वो नो डाउट प्रेशर है, लोगों पे बड़ा सीरियस प्रेशर है, उसको कम करने की हुकूमत ने पूरी कोशिश की है, शायद उसका थोड़ा बहुत उसका असर हो। तो एक तरह से उस जो अपोजिशन समझ रही थी कि महंगाई से बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा, जो कि हम बार बार कह रहे थे कि महंगाई और इन चीज़ों से इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक सेंटीमेंट में, लेकिन आज वो साबित हुआ। दूसरा, इमरान खान साहब ने जो एक नारा लगाया था कि मुझसे डरें जब मैं सड़कों पे होऊंगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो ये उनके जो जलसे की तादाद है, जो लोगों का आना है वहाँ पे, वो एक चीज़ इस बात को वाज़े तौर पे ये बात जाहिर कर रही है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, आज भी सर्वे आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली सारे वो सर्वेज के बावजूद पंजाब में जो इमरान खान स्टिल, अगर उसको ये बिलीव कर भी लिया जाए सर्वे पे, स्टिल सेकंड पॉपुलर लीडर है। तो इसलिए वो पॉपुलैरिटी इमरान खान की जो लोग समझ रहे थे ख़त्म हो गई है, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और जो महंगाई के नाम पे समझ रहे थे कि वो बहुत बड़ा कोई मुल्क में तहरीक अदम एतमाद या कोई और तहरीक या लॉन्ग मार्च कामयाब कर लेंगे, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक कह लें कि धचका होगा उनके ओवरऑल सारे प्लान के लिए जो भी अपोजिशन बना रही है। इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब का जो अवामी राब्ता मुहिम है, वो बुनियादी तौर पे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब आप मैदान में होते हैं तो फिर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती हैं। 90s वाला सीन और था जब पीपल्स पार्टी के वोटर घर जाके बैठ गए थे, उसके सपोर्टर घर जाके बैठ गए थे। अब ये नहीं होगा। नाराज हैं तहरीक इंसाफ के लोग, बददिल हैं, मायूस हैं, एहतसाब हो, महंगाई हो, नौकरियों के मामलात हों, फाइनेंशियल क्रंच फैमिलीज का हो, लेकिन जब लड़ाई होगी पंजाब में, इमरान खान ने जिस तरह की गुड और बैड की डिवाइड क्रिएट की है, तो उसमें फिर वर्कर उसका घर पे नहीं बैठेगा पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह, वो सड़कों पे होगा। बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें भी वो खुल के आएंगे, जनरल इलेक्शन होंगे उसमें भी वो खुल के आएंगे। जलसे में जब इतनी तादाद में लोग आ सकते हैं, तो जब इलेक्शन होंगे उस वक्त तो स्टेक होगा। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें राना साहब आई थिंक पॉइंट आउट करते, ये नदीम अफजल चंद साहब और गोंजल साहब का एरिया है सारा, जिनके बारे में बड़ी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या पार्टी बदल रहे हैं सारा। लेकिन आपको इससे अंदाज़ा होगा, वो शामिल थे इसमें। कल फरक हबीब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो जलसे की तैयारी के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जो ये गुमान लेके बैठे थे कि वो वहाँ से निकल जाएंगे, और अब तो अगर किसी के जहन में था भी, वहाँ किसी सियासी लीडर के जहन में कि वो पीटीआई को छोड़ के कहीं और जाएगा, मेरा ख्याल आज के जलसे के बाद वो चीज़ भी नहीं होगी। इसलिए वहाँ पे वो सियासी तौर पर जो कमज़ोरी कमी बेशी को थी भी, वो आज के जलसे के बाद वो मजीद मजबूती में, यानी आज के जलसा आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लस पॉइंट में शुमार करते हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, आज के जलसे से अपोजिशन की सफों में कोई हलचल है? जैसे देखिए, जब अपोजिशन मुसलसल हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा रही थी, तहरीक अदम एतमाद का अल्टीमेटली ऐलान भी कर दिया गया, मार्च की तारीखों का, अब लॉन्ग मार्च की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना दबाव बढ़ा रही थी और हुकूमत को कुछ सख्त मुआशी फैसले भी करना पड़ रहे थे। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब इतना बड़ा एक जलसा हो जाए तो डेफिनेटली उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है अपोजिशन पर भी, और हुकूमत को भी एक साइकोलॉजिकल एक बूस्ट मिलता है। लेकिन जो मेरा सवाल है, मैं इस निगाह से देख रहा हूं कि जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन चैलेंजेस का सामना है और आने वाले दिनों में जिस मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना होगा,
क्या ये जलसा उसका बेंचमार्क है कि अगर आपने एक बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लिया तो आपकी मुश्किलात कम होगी, अवाम आपके साथ खुश हैं? पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं वहां पर आप आउट क्लास परफॉर्म करने जा रहे हैं। जलसे अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री का देखें और माजी करीब की हिस्ट्री का देखें तो मुख्तलिफ जमातें बड़े बड़े जलसे करती रही हैं। नो डाउट इमरान खान साहब की जो शख्सियत का करिश्मा है वो आज भी मौजूद है। बहुत से लोग उनके फैन फॉलोइंग अभी भी है, कुछ पॉलिटिकल बेसिस पर हैं, कुछ उनकी पर्सनल लोगों की उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो लोग जाते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी जहां भी वो जाते हैं क्राउड पुलर वो के तौर के ऊपर दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बल्दियाती इंतखाबात से कब जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन जो नताइज सामने आए वो बड़े परेशान कुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सर जोड़कर बैठे और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो खुद इस मामलात के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, खुद चीजों की टिकटों की तकसीम का मामलात हो, जो दीगर फैसले उन पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि मुस्तकबिल में हमें ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। अभी जो मुश्किल सूरत हाल है और जो जलसे हुए हैं ये किस हद तक कारआमद साबित हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये पंजाब का बल्दियाती इंतखाबात का जो मरला है, मार्का है, वो इसका एक बड़ा बेंच मार्क होगा। लेकिन जलसों की हिस्ट्री में यह बताती है कि जलसों के ऊपर सिर्फ इंहिसार करने के नताइज 100% मैटर करते हैं। आपका मौक़िफ़ ये है कि अगर जलसा देखा जाए तो वो जलसा ऑपोजिशन के जलसों का जवाब देने के लिए तो काफी है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो काफी है, लेकिन हकीकत में हम नताइज देखेंगे तब इस जलसे के जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इसके अलावा तंजीम साजी पर भी ये असरअंदाज हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, ये तो बात है पंजाब की। सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन मुश्किलात का सामना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी, जो तंजीमें ना हुई है, उसके बाद जो इख्तलाफात कुछ सामने आए हैं, उनके पीछे हकीकत क्या है, मुहर्रिकात क्या है? खावर साहब की तरफ बढ़ते हैं। खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ये पिछले कुछ अरसे में मुत्तहिद होना शुरू हुई थी, इख्तलाफात खत्म होना शुरू हुए थे, लेकिन ये नए डेजिग्नेशन जब से मिले उसके बाद इख्तलाफात फिर खुल के सामने आए। उनकी वजूहात आप तक क्या पहुंची? यासिर, पहली बात तो यह कि एक ऐसे मौके पर कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम पर निकले हुए हैं और अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए वो अपने जलसे कर रहे हैं, और आज उनका पहला जलसा था, वो एक तरह से कामयाब जलसा रहा, हुकूमत की जलसा था, लेकिन उससे कामयाब करार देना चाहिए, क्योंकि जब एक वज़ीर आज़म 31 अरब रुपए लेकर जाए तो यकीनन लोग आते हैं और उन्हें अपने मसाइल से दिलचस्पी होती है। सिंध का जहाँ तक मामला है, रोज़ अव्वल से यहाँ सिंध में आने वाली PTI में लोग वो इस माजी में मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता रहे, तो पहले दिन से इंतशार की कैफियत रही है तहरीक इंसाफ में। पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने इनको जमा करके कहा था कि ऐसे हालात में कि जब हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो तो आपको अपने इख्तलाफात रख देने चाहिए एक तरफ, और हुकूमत के वफाकी हुकूमत के साथ और सिंध हुकूमत के खिलाफ मिलकर आपको काम करना चाहिए। तो लेकिन जब ये खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए और उसमें PTI को शिकस्त हुई, उसकी पादाश में सारे मुल्क में तंजीमें ख़त्म कर दी गई, तो सिंध में एक ऐसे शख्स को सदर बनाया गया जो पहले ही बाज़ ज़राए के मुताबिक पसंदीदा शख्सियत नहीं थे सियासी तौर पर, आपस में इख्तलाफात थे। अली जैदी को लोग एक मुतनाज़ शख्सियत समझते थे। अब जबकि उन्होंने तंजीम साजी की और ओहदेदारों का ऐलान किया है, तो उसमें पहले ही दिन 5 बड़े नाम जो है वो पार्टी उन्होंने तंजीमी ओहदे छोड़ दिए हैं। अली जुने जो गवर्नर के मुशीर हैं, मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नर इमरान इस्माइल भी इस तंजीम साजी पर नए ओहदेदारों की लिस्ट पर मुतमईन नहीं है। अगर वो मुतमईन होते तो उनके मुशीर अली जुने जो अलहदगी इख्तियार न करते अपने ओहदे से। इसी तरह हलीम आदिल शेख जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, उन्होंने पहला इस्तीफा उनकी तरफ से आया, उसके बाद मीरपुर खास से, हैदराबाद से 3 नाम और बड़े नाम सामने आए, पल्ली का नाम आया और सैयद जुल्फकार शाह का नाम आया। तो अब मसला ये है कि ये इख्तलाफात जो
पसे पुष्ट पड़े हुए थे, अब खुलकर सामने आ गए हैं और कोई भी अपने इख्तिलाफात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सब कहते हैं कि ये 3-4 लोगों का नाम लेते हैं, एक अली ज़ैदी हैं, बिलाल गफ़ार हैं, एक सिदरा बीबी और एक फिरदौस शमीम नकवी हैं। लोगों का ख्याल ये है, पीटीआई के लोगों का, कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं और सारे ओहदे अपने लोगों को दे रहे हैं, जबकि हमें जो है और हमारे लीडरों को ना गैर मौजू ओहदे बांटे गए, जिसकी वजह से इस वक्त सिंध में एक बार फिर तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात का शिकार है। ऐसे वक्त में कि जब बल्दियाती इंतखाबात भी ऐसे वक्त में कि जब बल्दियाती इंतखाबात भी सर पर है और ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों से राबिते कर रही है, वो सिंध में भी राबिते हो रहे हैं, और ऐसे वक्त में ही आपकी पार्टी के इख्तिलाफात खुल के सामने आना शुरू हो जाए तो वो पार्टी के लिए सूदमंद साबित नहीं होते। इस पर वज़ीर आज़म को नजर जरूर करनी होगी। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मंजरनामे पर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मार्च होने जा रहा है उसके समरात क्या होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 9 दिन बाकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू करने वाली है। वो 9 से अगले 10 दिन में वो लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक लेकर जाएगी, यानी इस्लामाबाद तक पहुंचने में अभी 17 दिन बाकी हैं। 9 दिन अभी लॉन्ग मार्च के आगाज में और 9 दिन उससे आगे आप ले जाएं। इस सूरत हाल में अवामी राबिता मुहिम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी वो किस हद तक मुअस्सर होगी? क्या हुकूमत की अवामी राबिता मुहिम को वो सबूताज कर सकती है? क्या उसका मुकाबला कर सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो तैयारियां की थी, वो उसका असर उस लॉन्ग मार्च में क्या देखने को मिलेगा? क्या राबिता मुहिम जो अवाम के साथ जारी है वही इत्तेहादियों के साथ भी पैरेलल जारी रह सकती है? ये एक बुनियादी सवाल है। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च? अगर नून लीग का मौक़िफ़ देखें तो वो कहते हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च से पहले उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। अब उनके लॉन्ग मार्च से पहले और पीपी के लॉन्ग मार्च के बाद तहरीक अदम एतमाद दरमियान में है, तो इन दोनों लॉन्ग मार्चेस के दरमियान वाला जो वक्फा है वो आप कैसा देख रहे हैं सियासी मंजरनामे के तौर पर? देखिए यासर, एक तो बता दूं कि दरमियान वाला जो वक्फा है वह लंबा वक्फा हो जाएगा। किसके दरमियान होगा? दिसंबर मार्च के दरमियान होता है, अगले साल के दरमियान होता है। अब मामला यह है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है 10 दिन का, वो 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी गेम खेल ली है। एक तो बात क्लियर कर दूँ, उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की है। एक उन्होंने कहा सिंध के अंदर हमारी मूवमेंट है, सिंध के अंदर कंपेन करते करते पंजाब में दाखिल हो और पंजाब की सराइकी बेल्ट से लेकर फिर सेंट्रल पंजाब तक हर जगह अपनी कंपेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम दे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ जो भी है उसको पता चले और हमारी एक इलेक्शन कंपेन भी बन जाए और हमारी मूवमेंट भी बन जाए और हमें एक ये भी सारी तरफ से आसरा मिल जाए कि जनाब अपोजिशन की असल जमात ये है। या सर ये एक प्लानिंग की गई है। अब मामला था कि जब पीपल्स पार्टी ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उस दौरान शहबाज शरीफ साहब ने कोई खदशात पहुँचाए आसिफ अली जरदारी साहब को। उन्होंने कहा जनाब मौलाना साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर मुतहिद है, मुतहिदा अपोजिशन के साथ है तो क्यों नहीं करती, सही हम मिल के क्यों नहीं कर लेते? तो पीपल्स पार्टी ने एक लॉजिक पेश की। उन्होंने कहा जनाब हम तो आपको कामयाब करने के लिए कर रहे हैं, यानी मोमेंटम बनाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा हम आपको कामयाब करने के लिए कर रहे हैं, हम एक ऐसी मूवमेंट बनाएंगे कि हम 10 दिन अवामी प्रेशर बनाएंगे, आप 10 दिन में जो है अरकान असम्बली को तोड़ें, आप अपनी मूवमेंट बनाएं, हम अपनी मूवमेंट बनाते हैं। एक तरफ अवामी प्रेशर होगा और एक तरफ जो है दूसरी मूवमेंट होगी। जब अवामी प्रेशर और दूसरी मूवमेंट होगी तो उस दौरान में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि मजबूरन अदारों को पीछे हटना पड़ेगा। जब अदारे पीछे हटेंगे तो आपकी ये कामयाब हो जाएगी अदम एतमाद की तहरीक और आप उस दौरान में ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी जो पीपल्स पार्टी ने पेश की, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो अंदरूनी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा जी हम क्यों अदम एतमाद ना है। मई में अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता बल्दियाती इंतखाबात का सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी कहती है हम अपनी सिंध का हुकूमत ख़त्म करके हम तमाम निज़ाम को समेट के उसके बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ेंगे। हम जो मशीनरी आपको पता है पंजाब में इस्तेमाल हो ना हो, KPK में हो ना हो, बलोचिस्तान में हो ना हो, सबसे ज़्यादा जो मशीनरी इस्तेमाल होती है सरकारी इलेक्शन में, चाहे कौमी हो, सूबाई हो, चाहे बल्दियाती हो, वो सिंध में होती है। सही, सिंध का इलेक्शन बिल्कुल तब्दील होता है। तो पीपल्स पार्टी ने कहा हम क्यों ऐसा माहौल बनाएं, क्यों ऐसी अदम एतमाद लाएं कि हमें अपनी भी हुकूमत से बिल्कुल फारिग हो जाए और जब बल्दियाती इलेक्शन आए तो हम बिल्कुल बैठे हों
और हमारे साथ कोई बड़ा हाथ हो जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ये एक तरफ ये ड्रामा जो है पूरा, एक तरफ पूरा सियासी जो एक कारवां चला रही है, पूरा एक सियासी जो मिशन लेकर चली है, उसमें उन्होंने मौलाना साहब को और नून लीग को इस तरह मुतमिन किया हुआ है, और दूसरी तरफ वो फैसला कर चुके हैं कि अगर नून लीग अपने, देखें आपको पता है नून लीग उन्होंने क्या कहा कि बंदे आपने पूरे करने हैं। बंदे तो हमेशा जरदारी साहब पूरे करते थे, बंदे पूरे करने का टारगेट हमेशा जरदारी साहब के पास होता था। इस दफा बंदे पूरे करने का टारगेट क्यों मुस्लिम लीग नून के पास है? इस दफा पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कह रही कि हमारे साथ इतने लोगों के राब्ते हैं? इस दफा हर लोगों के राब्तों, अरकान असम्बली के राब्ते, अरकान असम्बली के साथ तल्लुकात, दावा तो मुस्लिम लीग नून का रही है, पीपल्स पार्टी दावा नहीं कर रही, क्योंकि नून लीग को उन्होंने एक तरफ लगा दिया उस ट्रक की बत्ती के पीछे कि आप बंदे पूरे करें, हम सियासी प्रेशर बनाते हैं और अदम एतमाद कामयाब कर देंगे। सही। अब होना क्या है या सर, इस दौरान में पीपल्स पार्टी ने अपना सियासी हिस्सा बजरिया तहरीक कमा लेना है। मौलाना साहब अब उसके बाद अगर तहरीक अहमद कामयाब नहीं होती, जिसको नज़र नहीं आ रही, मौलाना साहब अगर उसके बाद आते हैं तो मौलाना साहब चाहेंगे कि मेरा मार्च भी एक दिन का हो, और फिर ना ही मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी। यानी आपको आगे मार्च, जो पीडीएम का मार्च है, वो भी डिले होता दिखाई डिले भी होता है। नहीं तो डिले के साथ साथ मौलाना साहब अगर एक ही दिन में 23 मार्च का ऐलान करके 23 मार्च को ही पहुंचते हैं, और अगर मौलाना साहब ये कहते नहीं हमें 23 मार्च को वहां पहुंचना है और हम 13 मार्च को चलेंगे, तो इसका मतलब है फिर 8 मार्च को पीपल्स पार्टी का खत्म हुआ, 5 दिन बाद मौलाना साहब का शुरू हो गया। इस दौरान में फिर अदम एतमाद तो नहीं, अदम एतमाद इसके दरमियान में आपको आती दिखाई नहीं देती। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मंजरनामे के दरमियान में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह बकौल राना साहब के उन्होंने नून लीग को यह टास्क दिया है कि आप अरकान असम्बलियों से राब्ते आप रखें, इसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है? पीडीएम में नून लीग शामिल है इसलिए टास्क दिया गया कि या इसके पीछे मुहर्रिकात आपको भी कुछ और दिखाई देते हैं? देखिए यासर, मौलाना साहब का मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ, उनकी रेलेवेंस नहीं रही है अब इस पूरे मूवमेंट में, जिस किस्म की भी मूवमेंट होनी है, नो कॉन्फिडेंस होनी है, भले एहतजाज होना है, भले धरना होना है, जो भी है वो रेलेवेंट नहीं है उस तरह से। उनको वैसे ही साइड लाइन नून करने के चक्कर में है, तो वो उन्होंने हट के नून के ज़िम्मे काम लगा दिया कि आप ये काम करें। बुनियादी जो चीज़ है वो ये देखने की है कि जो इमरान खान साहब काम कर रहे हैं, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी हो रही है, उनका एजेंडा क्या है? पूरा जितना एजेंडा वो परसू कर रहे हैं, एक आइटम उनका अपना एजेंडा है, जिसको आप एहतसाब कह लें, चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, एनआरओ नहीं देना, ये उनका अपना एजेंडा है। बाकी एजेंडा तो उनका नहीं है, बाकी एजेंडा तो मुल्क का है, बाकी एजेंडा तो कौम की तरक्की का है। क्या वो अपनी ज़ात के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, या वो सर्टनली सारे इदारे भी समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी समझते हैं कि इस एजेंडे पे चल के हम आगे चल सकते हैं, सनती तरक्की है, CPEC को आगे लेके जाना है, इंटरनेशनली आपने अपना मकाम एक बेहतर किया है, उसको आगे बढ़ाना है, अफगानिस्तान के साथ आपने किस तरह से चलना है, रीजन में किस तरह एग्जिस्ट करना है, इंडिया को किस तरह फेस करना है, और अभी जो मुश्किलात आने वाली हैं चाइना के साथ जो आपके ताल्लुकात है उसको जिस तरह चैलेंज किया जा रहा है, उस पर किस तरह से आपने लेके आगे चलना है, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, तो हज़ारों की आज़ादी कैसे हो रही है, लेजिस्लेशन जो मैसिव लेजिस्लेशन हो रही है ये कौमी एजेंडे के तहत हो रही है। ये नवाज शरीफ साहब के सामने भी था, जरदारी साहब के सामने भी था, जिन्होंने 18वीं तरमीम को प्रेफर किया कि पहले हम ये कर लें फिर देखेंगे, लेकिन उन्होंने इस एजेंडे को नहीं छेड़ा। ये लेजिस्लेशन अरसा दराज से पेंडिंग चली आ रही है, जिसमें लॉ रिफॉर्म्स हैं और चीज़ें हैं। तो ये एजेंडा तो स्टेट का एजेंडा कह लें, इसको मुल्क का एजेंडा कह लें, तरक्की का एजेंडा कह लें, इमरान खान का एजेंडा तो ये नहीं है। इस स्टेज के ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो उससे क्या होगा? ये सारी जो अब फॉरवर्ड मूवमेंट इन इश्यूज के ऊपर हो रही है वो सारी सबोटाज हो जाएगी, एहतसाब बंद हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को ये नुकसान होगा, बाकी नुकसान तो मुल्क का होगा अगर बाकी चीज़ें रुकती हैं, या पहले से रुकी हुई थी जो 10 साल नहीं हुई, अब वो करने की कोशिश की जा रही है, वो भी रुक जाएंगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई भी सेन इदारा या आदमी या कुव्वत वो ये चाहेगी कि इस स्टेज पे कोई बहुत बड़ा अपसेट हो। शौक है इनका पूरा, हमारे बैनुल-अक़वामी राबिते बहाल हो रहे हैं, हमारी मैकेनिज्म तब्दील हो रहा है, ऐसी स्टेज के ऊपर आके तहरीक अदम एतमाद अगर लाई जाती है तो उसका ज्यादा नुकसान मुल्क को होगा। अगर किसी दूसरी पार्टी को होता है तो वो अलग सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, लेकिन मुल्क का जो नुकसान है उसको भी मुकद्दम रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि नुकसान ना हो। तो इस वक्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी के हवाले से। खबर साहब की तरफ बढ़ूंगा। खबर साहब, क्या समझते हैं आपके अरकान सूबाई असम्बली जो पीपल्स पार्टी के, उनसे बातचीत भी हुई होगी, उनके नज़रियात से भी आप वाकिफ हुए होंगे, वो ज़्यादातर तवज्जो अपने लॉन्ग मार्च पे दे रहे हैं या तहरीक अदम एतमाद पे दे रहे हैं? जी, मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी पेशरफ्त बहुत शानदार रही है। मैं राना साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं।
आप देखिए, जब पीडीएम बन रही थी, पीडीएम बनाने वालों में पीपल्स पार्टी बहुत आगे थी, लेकिन जब पीडीएम बन गई तो जो तजावीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी, आज वो उस वक्त नहीं मानी गई। पूरी अपोजिशन जो है वो उस मकाम पे खड़ी है कि जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी। इस हवाले से मैं समझता हूं कि सिंध में इस वक्त बड़ी सरगर्मी है। लॉन्ग मार्च, जिसे उन्होंने अवामी मार्च का नाम दिया है, और सिंध के अवाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम भरपूर तरीके से काम कर रही है, और कराची डिवीज़न भी बहुत तेज़ी से और मशाकी से काम कर रहा है। सईद गनी कराची डिवीज़न के सदर हैं, निसार खोड़ो सूबे के सदर हैं, और ये पूरे सिंध में इसको मोबिलाइज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये अवामी मार्च मज़ार कैद से शुरू होकर कोर्ट सफदर पहुंचेगा तो वहां पर सरायकी बेल्ट की पीपल्स पार्टी को सिंध की पीपल्स पार्टी की बड़ी सपोर्ट हासिल होगी, और ये 8-10 दिन का जो सफर है ये इस्लामाबाद तक बड़ी कामयाबी से होगा। इस वक्त इनकी तैयारियों को देखकर, और पीपल्स पार्टी के अराकीन असम्बली और जियाले बहुत पुरुमीद हैं, और वो समझते हैं कि वो भी यही समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये काफिला लेकर इस्लामाबाद जाएगा तो उस वक्त तक कुछ न कुछ नतायज बरामद होंगे और कोई सियासी कामयाबी हमें मिलेगी। वो इस हवाले से भी पुरुमीद हैं, और वो समझते हैं कि पहले एक दफा जब हुकूमत साजी हुई थी तो उसमें नून लीग को मेंबर नहीं करने थे। इस वक्त यह है कि नून लीग को जिम्मेदारी दी गई है, वो इस वजह से दी गई है कि यानी नून लीग अपने काम पे लगे रहे, रवाबित अपने बढ़ाती रहे, उस रवाबित में तहरीक अदम एतमाद पे बात होती रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहीं अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी करे, और लॉन्ग मार्च को ही लेकर अवामी राबिता मुहिम पर निकले तो उनको उसी में समरात दिखाई देते हैं। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, तमाम अपोजिशन जमातें इत्तेहादियों के साथ मेल मुलाकातों में और नंबर गेम पूरी होने की यकीन दहानी और दावों पर मुनहसर है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की तैयारियां आपको क्या लगती हैं? यासिर, देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से दोचार है, तो अपोजिशन जो है वो इस वक्त बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल में फंसी हुई दिखाई देती है। सर तोड़ कोशिशें हैं कि इत्तेहादियों को कायल किया जाए, हुकूमती अरकान के साथ कोई बातचीत की जाए, ताकि जो तहरीक अदम एतमाद की उन्होंने प्लानिंग की हुई है उसे किसी न किसी तरीके से कामयाब किया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि सारी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए थे, लेकिन जब अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के मबैन कुर्बतें बढ़ी तो अब डेफिनेटली हुकूमती टीम भी मुतहरिक है। प्राइम मिनिस्टर खुद भी उस स्ट्रेटजी को मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे को एक राइट डायरेक्शन में रखना है, जहाँ पे हुकूमत के लिए मजीद परेशानियां ना बढ़ें, और जो हुकूमत का एजेंडा है, जो हुकूमत ने प्लान किए हुए हैं, उनको हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन जब हमें ज़ाहिरी तौर के ऊपर अपोजिशन बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की जो मुलाकातें हुई इत्तेहादी जमातों से, उस वक्त ज़ाहिरी तौर के ऊपर कोई इत्तेहादी जमातों की जानिब से कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आई, लेकिन गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान इत्तेहादी जमातों के साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जो कि हुकूमत के लिए कुछ थोड़ी सी परेशानी का बायस बन सकती हैं। जैसे कि एक इत्तेहादी जमात के साथ इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत जारी रही, अब बात यहाँ तक पहुँची है, पहले मरले में मुलाकातें हुई और दूसरे मरले के अंदर 2 इत्तेहादी जमातें मुस्तकबिल में उनका किस जगह पे जो नया सेटअप होगा, उनका क्या रोल होगा, उनका क्या शेयर होगा, और उन दोनों चीज़ों को यकीनी बनाने के लिए गारंटर कौन होगा। मतलब अब लेवल जो मुलाकातों का सिलसिला था अब वो दूसरे मरले में चला गया है, जहां से इत्तेहादी जमातों की थोड़ी सी इंटरेस्ट अपोजिशन को फील हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी बेशुमार इदारों की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, वो भी इस इदारे इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं कि किस तरीके के साथ अपने जो कुछ नाराज अरकान हैं उनको भी अपनी जानिब माइल रखने हैं, और इत्तेहादियों को भी, बिलखुसूस MQM, मुस्लिम लीग काफ, BAP, GDA, और अब इत्तेहादी जमातें भी कुछ अपने मुतालबात मुसलसल हुकूमत के साथ रख रही हैं। वो भी समझती हैं कि यही वो मौका है कि जब इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर वो भी अपने कुछ मुतालबात बनवाएं। वजारतों का मामला है, तरक्याती फंड्स का भी मामला है, लेकिन इसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल के दौरान जो जंगीर तरीन ग्रुप है उसको भी ओवर रूल नहीं किया जा सकता। उसके भी अरकान ने पिछले दिनों में देखने का मौका मिला कि उन्होंने एक बैठक लगाई, लेकिन वो भी अपोजिशन के साथ एक राब्ते में हैं। सारे सूरत हाल को इस निगाह से देख रहे हैं कि अगर कुछ मिच्योर हो जाता है और वाकई कुछ आने वाले दिनों में उन्हें कोई डेवलपमेंट हो जाती है और उन्हें इशारे मिल जाते हैं कुछ होने जा रहे, तो अपना अपना हिस्सा कैसे सिक्योर करना है। इस सिलसिले के अंदर जो पहली एक सवाल है से जो हमला हो सकता है, अपोजिशन जमातें इत्तेहादी जमातों को बावर भी करा रही होंगी, कुछ ऑफर्स भी कर रही होंगी, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या कोई ऐसी जमात है जो तमाम ऑफर्स को यकसर मुस्तरद करके बैठी हुई है?
देखिए, जो इत्तेहादियों की अगर हम बात करें, इत्तेहादियों की जानिब से दो टोक इनकार नहीं किया गया, फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है, जो कि हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रही है ये चीज़, और वो चीज़ें ग्रेजुअली आगे बढ़ रही हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अब ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं फ्यूचर की स्ट्रेटजी के हवाले से, और अपोजिशन की जानिब से जो पहला वार मुमकिन तौर पर हो सकता है वो स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है। उस सूरत हाल के दौरान क्या इस ऑप्शन को ज़्यादा सूटेबल करार दिया जाएगा कि उस दिन हुकूमत 172 अरकान पूरे ना होने दे और हुकूमत की जानिब से कोई भी रुकन इजलास में शरीक ना हो, या जो जितने अरकान हैं उनके साथ इस तरीके से एतमाद में रखा जाए, हुकूमत की अपनी वर्किंग है, अपनी रिपोर्ट्स हों कि अपोजिशन के पास फिगर्स पूरे नहीं हैं, आने वाले दिनों के अंदर कितनी अपोजिशन की वर्किंग है उसके मुताबिक स्ट्रेटजी तय की जाए। तो अब सिचुएशन ये है कि वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम जो 2 हफ्ते पहले इस सूरत हाल के ऊपर इतना संजीदा नहीं थी, और जो दीगर चैलेंजेस थे, मुआशी सूरत हाल थी, दीगर मामलात थे, उसके ऊपर हुकूमत का फोकस था, कुछ कानून साजियां थी, लेकिन अब हुकूमत को अल्टीमेटली अपोजिशन की इस मूव के बाद अपने फ्यूचर की स्ट्रेटजी के ऊपर नजरसानी करना पड़ रही है। अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी को तरतीब देने के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं, इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं, उन्हें भी अपने साथ एक अलाइन रखा जाए। जो अपने अरकान हैं कुछ, जो जिनके ऊपर कुछ हुकूमत को भी शकूक व शुबात हैं कि उनकी नाराजगियां हैं, गिले शिकवे हैं, कुछ उनकी बेजा तवक्कुआत थी जो कि पूरा नहीं हुई, और वो इस मौके के ऊपर क्या रोल प्ले करते हैं, उनका हाजिर होना, उनकी अदम हाजिरी, तो ये सारी इन ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा रहा है। यही वजह है कि जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें पंजाब में मुतहरिक होते हुए दिखाई देंगे, अवाम को भी मोबिलाइज करना चाहते हैं, अपोजिशन का जो जोर है उसको कम करना चाहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार होंगे उनका रास्ता हमवार करना चाहते हैं, तो वो सिलसिले की चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादा मुहिम दिखाई देती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद का मामला तो एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ तो जारी है, दोनों तरफ से उस पर कोशिश की जा रही है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में किस हद तक मैकेनिज्म मजबूत दिखाई देता है हमें हुकूमत का, और उसके पैरेलल कैसा मैकेनिज्म जो अपोजिशन ने बनाया, क्या मुत्तहिद होकर लड़ेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बल्दियाती इंतखाबात पे गुफ्तगू करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। बल्दियाती इंतखाबात पे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला होना है और पंजाब के अंदर पहला मरहला होना है। पंजाब के अंदर पहले मरहले में 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब बल्दियाती इंतखाबात को लेकर तंजीम साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस हद तक मरबूत कर रखी है, मुनज़्ज़म किस तरीके से हुई, क्या जो ऐसे रफ़का थे जो नाराज थे उनको मना लिया गया, मैदान में कौन उतरेगा, तरक्याती स्कीम्स उससे पहले किस हद तक कंप्लीट हो जाएंगी कि आवाम का आपको मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा। तो हुकूमत की तैयारियों पर बात करने के लिए राय लेंगे राना साहब की। राना साहब, क्या समझते हैं, हुकूमत एक तरफ तैयारियों में है कि बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें बेहतरीन समरात देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में ऑपोजिशन की तैयारियां आपको क्या दिखाई देती हैं कि ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर लड़ेगी या अपने तय लड़े? देखिए यासर, ये बड़ा मज़ेदार काम शुरू हो गया। अब अपोजिशन अदम एतमाद के लिए मुत्तहिद है, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जलसे जुलूसों के लिए कोशिश कर रही है कि मुत्तहिद हो जाए, लेकिन अपोजिशन इसके लिए मुत्तहिद नहीं है कि आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत के उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। देखें, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है चंद एक जगह पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, बाकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत वाज़ेह फैसला कर चुकी है कि ना पीपल्स पार्टी, ना मौलाना फजलुर रहमान, ना आफ्ताब शेरपाओ, ना ANP, ना कोई और, हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट किसी एक जगह करेंगे। अगर सीट एडजस्टमेंट में भी वो तरजीहात जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं तहरीक लब्बैक को, कि अगर किसी जगह हमें उनके साथ तरजीहात के तौर या चंद एक जगहों पर अगर जमात इस्लामी मानती है, जबकि जमात इस्लामी जो है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट अपने तौर पे इलेक्शन लड़ने जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी हर सूरत चाहती है कि हम अपने तौर पे आएँ। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी जगह सीट एडजस्टमेंट हो जाए, नून लीग कहती है हम क्यों उनके साथ करें, और पीपल्स पार्टी भी समझती है कि आइंदा इलेक्शन हमारा नून लीग के साथ होगा तो हम आपस में किस तरह चल सकते हैं। लेकिन राजा साहब, अगर मिल बैठ के किया जाए तो पंजाब के अंदर और KP के अंदर इन दोनों सतहों पे तो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है ना? नहीं ना, कुछ हिस्सा इधर से और कुछ हिस्सा मुझे एक सिंपल सी बात बताए, डेरा इस्माइल खां के में इलेक्शन किसने लड़ा है? नूली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI पे पीपल्स पार्टी ने भी, लेकिन मजबूत उम्मीदवार तो वो मैं ये बात नहीं कर रहा, लड़ा ना इलेक्शन। आप पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की आपने टॉक सुनी थी कि मौलाना साहब के भाई जो सियासी सरकारी अफसर हैं वो भाई क्या क्या मुदालत कर रहे हैं? भाई बात ये है, बड़े ज़हन में रखेगा, ये बल्दियाती इलेक्शन भी जो है ये भी अपोजिशन के अंदर एक दरार डालने के लिए होंगे।
अगर अपोजिशन इस बल्दियाती इलेक्शन में, मगर बल्दियाती इलेक्शन तक अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इलेक्शन। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तकरीर करेगी नून लीग के खिलाफ, नून लीग करेगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के खिलाफ जल्द से जुलूस करेंगे, सिंध में हो, पंजाब में हो या किसी और जगह। तो जब ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से लेंगे? जब एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े हैं इनके और ये एक दूसरे के खिलाफ तकरीर नहीं करते, तो फिर क्या होगा? ये इनके साथ बल्दियाती इलेक्शन में सेम उसी तरह होगा जिस तरह कश्मीर के अंदर हुआ, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुआ कि बाहर ये इकट्ठे थे, मुलाकातें होती थी, लेकिन वहां पर इनके उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पाई जाती थी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। अब तहरीक इंसाफ जो है वो मैक्सिमम इत्तेहाद कर रही है किसी के साथ, तो वह है मुस्लिम लीग काफ। उनके साथ उनका फार्मूला वही चलेगा जो कौमी इलेक्शन में उनका, सूबाई इलेक्शन में उनके साथ चला था, उस फार्मूले पे वो काम करेंगे। उनके लिए तो इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पीडीएम में शामिल जमातें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाली जमातें, बेशक पीडीएम से लहदर रह के हुकूमत को ही टारगेट कर रही हैं, अब वो बल्दियाती इलेक्शन में एक दूसरे को टारगेट करेंगी। सही। अगर वो एक दूसरे को टारगेट नहीं करते और दोनों अगर मिलकर तहरीक इंसाफ को ही टारगेट करते हैं, तो तहरीक इंसाफ का सोया हुआ कारकुन जाग जाएगा। तहरीक इंसाफ का वो कारकुन जो इन दोनों जमातों को बुरा समझता था और खामोश होकर बैठा था, इन दोनों जमातों की मुखालफत की वजह से वो एक्टिव हो जाएगा। यानी बल्दियाती इंतखाबात में भी आपको बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलता, क्योंकि इनका वोट तकसीम होगा ना। अगर एक हल्के में पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार होते हैं तो वोट जो एंटी तहरीक इंसाफ वो तकसीम होगा और तहरीक इंसाफ का वोट जो वो ले जाएगी। ठीक। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं? अगर केपी के पहले मरहले के नताइज देखे जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर रुसवाई का सामना करना पड़ा था, JUIF ने सीटें ज्यादा निकाली। अब केपी का अगला मरहला और पंजाब का पहला मरहला, क्या आपको नताइज पहले जैसे दिखाई देते हैं या अब कुछ फर्क होगा? मुझे लगता है कि इस दफा थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगी पीटीआई, क्योंकि जो पहला मरहला था उसमें आपने देखा टिकटों की तकसीम, इंटरनल रिफ्ट जो थी वो बहुत सीरियस इशू था उसका, और उसमें हुआ ये बुनियादी तौर पे, आप अगर देखें, हमने पहले भी इस पर बात की थी कि JUIF को वहां पे एज मिला है। जो पीटीआई का वोटर है वो निकला है लेकिन उसने रिएक्ट किया है। अगर तो अपोजिशन जमातें तगड़ी होती तो नून को भी कुछ ना कुछ वहां पे मिलता, पीपल्स पार्टी भी तगड़ी निकलती वहां से, लेकिन आपने देखा JUIF मिली है। उनको पता है कि JUIF को जब हम वोट देंगे तो पीटीआई की लीडरशिप को इसकी ज्यादा तकलीफ होगी, इमरान खान को ज्यादा इसका सदमा होगा। तो अब इमरान खान ने, आई थिंक उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया और वो खुद मैदान में आए हैं अगले मरहले के लिए, केपी में हो भले पंजाब में हो, तो वो खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल मीटिंग्स हो रही हैं, अभी 1-2 दिन पहले भी यहाँ भी हुई है मीटिंग, कल हुई है बुज़दार साहब से। इस तरह से लाहौर में भी वो 2 दफ़ा जा चुके हैं, बगैर अनाउंस किए भी चले जाते हैं अब तो। अब ये जलसे भी उन्होंने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब टिकटों की तकसीम के हवाले से, वर्कर्स को एक्टिवेट करने के हवाले से, जो लीडरशिप है, मकामी लीडरशिप है, उसके साथ करने के हवाले से, फिर इत्तेहादियों के साथ जो कह ले के जो मिल के सीट एडजस्टमेंट करनी है या जिस तरह शेयर अपना अपना लेना है, उसमें बड़े राणा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए, नून लीग जब पीटीआई इलेक्शन में जाएगी इसके, उसका बयानिया तब्दील नहीं होगा, उसका बयानिया वही होगा जो पहले दिन से है। लेकिन जब इत्तेहादी जमातें, जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो अगर एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं तो उनका अपना बयानिया यकीनन एक दूसरे के हवाले से तब्दील करना पड़ेगा। तो वो इमरान खान की बात फिर वही आ जाएगी कि जब मेरे खिलाफ, जब मैं इनको दबाता हूं तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो उस तरह से वो मसला होगा। दूसरा, एक पिछले टॉपिक के वाले बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करते रहते हैं, लेकिन मैं बरसबील तज़किरा उसको कहना चाहता हूं। सेनेट में अक्सरियत है यार आपकी, अगर आपको इतना ही आप तगड़े हैं और आप इतने कमिटेड हैं तो सेनेट में तो मसला ही कोई नहीं, 2 घंटों में आप अदम एतमाद कर सकते हैं। अगर वहां आप नहीं कर पा रहे तो जहां आपके पास अक्सरियत ही नहीं है, वहां आप अक्सरियत ही नहीं है, वहां पे आप कैसे कर सकते हैं? आपने एक बात ऐसी की है, इस पे थोड़ी सी आगे चल के बाद में मजीद भी करूंगा, लेकिन खाबर साहब आप क्या राय रखते हैं? बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, पहले मरहले के नताइज सबको ही पता है। अब वज़ीर आज़म खुद अवामी राबिता मुहिम पे निकले हैं, आने वाले दिनों में समरात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलते हुए? मैं समझता हूं कि जैसे राव साहब ने कहा कि पिछले नताइज के बरअक्स होंगे ये नताइज, और तहरीक इंसाफ जो है बेहतर परफॉर्मेंस देगी। लेकिन मैं इस वक्त एक और बात करना चाहता हूं कि माजी में कहा जाता था कि पाकिस्तान में 2 तरह के वोटर हैं, भुट्टोज, एंटी भुट्टोज, प्रो भुट्टोज, एंटी भुट्टोज।
ये मैं कहता हूँ एक बड़ी कामयाबी है इमरान खान की कि इस वक्त प्रो इमरान वोट है पाकिस्तान में या एंटी इमरान वोट है। सब जमातें अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ यकसू हैं, मुतहद हैं उसको हटाने के लिए। लेकिन जब उसको हटाने के बाद जो सियासी अमल शुरू होगा उसके लिए आपको इंतखाब की भट्टी में उतरना पड़ेगा। वहां जाकर आप ऐसा है कि हर एक का बयानिया अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है, मुस्लिम लीग नून के अपने मसाइल हैं, अपनी सियासत है। मौलाना फजल रहमान को अपनी एक निशात सानिया की तरफ जाना है और मरकर जीना है। इसी तरह दूसरी सियासी जमातें हैं जितनी भी, वो सब की सब इन बल्दियाती इंतखाबात में मुतहद नहीं हो सकेंगी। हर पार्टी का लीडर अपना मुर्गा अपनी बगल में लेकर घूमेगा, तो उसका किसी हद तक इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा मिलेगा। और जो उन्होंने गलतियां की थी, गो के एक और गलती बड़ी इमरान खान साहब वजीर आजम ने की है कि बल्दियाती इलेक्शन हारने के बाद उनको अपनी तंजीमी अमल में नहीं झोंकना चाहिए था अपनी पार्टी को, क्योंकि उससे बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे मैंने सिंध के बारे में बताया, इसी तरह पंजाब में भी कुछ मसाइल मौजूद हैं। तंजीमी इंतशार इनको बल्दियाती इलेक्शन में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन तंजीमी इख्तलाफात जो है उसके आपको असरात बल्दियाती इलेक्शन में भी देखने को मिलेंगे और वो मनफी तरीके के देखने को मिलेंगे। इसलिए तंजीम साजी जो है उसको बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। पुराने जो नाराज अराकीन है उनको मनाने की बेहद जरूरत है। नाज़रीन, बात करते हैं सेनेट में जो कल बिल पास हुए हैं। एक तरफ अपोजिशन की अददी अक्सरियत है, लेकिन अपोजिशन को वहां पे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 29 वोट हुए तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डाला। तो ओगरा का तरमीमी बिल एक पास हुआ। ओगरा का तरमीमी बिल असल में है क्या? ये बिल पास होने से सनतकारों को महंगी गैस के हवाले से इस वक्त क्या फवायद हासिल होने वाले हैं, उनको रिलीफ क्या मिलने वाला है, ये भट्टी साहब से जानेंगे। भट्टी साहब, ओगरा का तरमीमी बिल तो पास हो गया, अपोजिशन तो इसमें नाकाम रही, सनतकारों के लिए इसमें क्या खुशखबरी? यासे देखिए, सनतकारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी है बिलखुसूस पंजाब के सनतकारों के लिए, पंजाब के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और पंजाब की दीगर सनतें जो कि महंगी तरीन गैस खरीदने पर मजबूर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर जो सेनेट के अंदर हुकूमत ने 3 बिल पास कराए, जिसके अंदर ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस भी था, उसका सबसे बड़ा जो डेंट पहुंचा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचा और सिंध को पहुंचा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुख्तलिफ मसलतों की वजह से बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शख्सियात के कहने पर बेल आउट करती चली आ रही है। माजरा यह है कि 18वीं तरमीम के तहत जो हुकूमत जो एक आइन के तहत एक कुदरती वसाइल के ऊपर सूबों का हक बना, उसके मुताबिक सूबा सिंध इससे सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। लिहाजा जब हुकूमत LNG इंपोर्ट करती है गैस शॉर्टफॉल को कंट्रोल करने के लिए, तो सिंध की जितनी सनती मालकान है, सनतें हैं, दीगर सार्फिन हैं, वो ये कहते हैं कि हम महंगे दाम के ऊपर LNG नहीं खरीदेंगे, इसलिए कि हमारे सूबे में तो पहले से गैस मौजूद है। जब हुकूमत उनकी बात नहीं मानती तो वो सिंध हाई कोर्ट में जाकर अपना केस पेश करते हैं, स्टे ऑर्डर लेके आते हैं, जिसका जिक्र हमादर साहब आपको माजी करीब में करते हुए दिखाई दिए। तो मजबूरन पंजाब की सनतों को, पंजाब के सार्फिन को वो सारी महंगी गैस का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता था जो कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एक जानिब $6 का रेट और एक जानिब $14 का रेट वो पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ता था। अब हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम के अंदर घर से बहुत सी बातें हुई हैं, हुकूमत उसको अंडू नहीं कर सकती जो उसकी पोजीशन है हाउस के अंदर, लेकिन ये तरमीमी ऑर्डिनेंस है, उन्होंने वो मसला हल कर लिया है। अब जो नया सिस्टम आ गया इस कानून के मंजूर होने के बाद, अब आने वाले दिनों में मुल्क भर के अंदर जो गैस की कीमत होगी वो एक फार्मूला जिसे हम कहते हैं वेकॉग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, उसके तहत एप्लीकेबल होगा। जितनी गैस दरामदी आएगी पाकिस्तान में, जितनी मर्जी महंगी होगी, वो सिर्फ पंजाब के सार्फिन पर नहीं बल्कि मुल्क भर के तमाम सार्फिन के ऊपर उसकी कीमत को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबके उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। सिंध के लोग भी उसकी कीमत अदा कर रहे होंगे, पंजाब के लोग भी अदा कर रहे होंगे, तो पंजाब के ऊपर जो कि हैवी बर्डन था वो खत्म हो गया। भट्टी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध के लोगों की कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पंजाब के लोगों की थोड़ी सी कम हो जाएगी और यूं ये तनासुब बन जाएगा? जी बिल्कुल तनासुब बन जाएगा और ये सिंध के ऊपर अच्छा खासा बोझ जाएगा, पंजाब को एक ग्रैंड रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जितने घरेलू सार्फिन हैं, मौजूदा कानून के तहत उनको दरामदी गैस का रेट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था, सिर्फ मुल्की गैस का रेट उनके ऊपर अप्लाई होता था। अब जब ये वेकॉग का सिस्टम आएगा
तो घरेलू सार्फिन भी अपनी तैयारी रखें। जो सस्ती तरीन गैस इस्तेमाल करने का सालों से ट्रेंड जारी था, दहाइयों से, कि आपने चूल्हा ऑन कर दिया, उसके बाद माचिस की दूसरी तीली ना जलाना पड़े, आप चूल्हा बंद नहीं करते थे, वो कल्चर खत्म होने जा रहा है। आने वाले दिनों में अब आपको घरेलू सार्फिन को भी भारी बिल अदा करना पड़ेंगे, लेकिन पंजाब के सनती सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा इस कानून की में तरमीम से। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सिंध को भी जब इसका बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एजिटेट करेगी या एक्सेप्ट करेगी, ये बात बहुत मैटर करती है। ये बात बहुत मैटर करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस नए फार्मूले को एक्सेप्ट करती है या फिर इसके मुखालिफ में वो कोई तहरीक चलाती है या मुजाहमत करती है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से हम सबको दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा रखिएगा, मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।